हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सनराइज एकेडमी। और एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज से ज्योग्राफी पढ़ेंगे और एक क्लास आपकी और स्टार्ट करूंगा मैं हिस्ट्री की। ठीक है, तो टाइम सूटेबल है आपको? पहले तो ये बता दो जल्दी से मेरे को। टाइम आपने कहा था 6:15 के बाद कोई भी टाइम चलेगा, तो 6:15 के बाद तो भाई 6:30 बजते हैं। 6:30 बजे से कितनी बजे तक आप लोग पढ़ सकते हो? ठीक है, बताओ मेरे को जरा एक बार, कितने बजे तक की टाइमिंग रखनी है आपकी? 6:30 से लेकर के बताइए एक बार मेरे को। सर व्हाट्सएप पे बता दूंगी, ठीक है। ठीक है, मेरे को बता देना 6:30 बजे। बाकी अगर कुछ थोड़ा बहुत कम करना हो, 6:15 से भी लेनी हो क्लास, तो भी बता देना। ठीक है, क्योंकि आपने 6:15 के बाद ही बोला था। ठीक है, हाँ ठीक है, मेरे को बता देना, फिर मैं ले लूंगा। और देखो, आपकी कल कल चलेगी इस एप्लीकेशन पर, आप ऐप की इस ऐप पर जो क्लास है आपकी, ठीक है ना, द डे आफ्टर टुमारो। मैं आपको ऐप का लिंक भेज दूंगा। ठीक है, एक नई ऐप इंस्टॉल करनी है आपने, वाइज ऐप। ठीक है, अब इसी पर चलेंगी आपकी सारी क्लासेस, वाइज ऐप पर। ठीक है, प्ले स्टोर से मिल जाएगी वैसे आपको, पर मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो बस कल कल का दिन है और इस एप्लीकेशन पर चलेंगी क्लासेस, फिर चलेंगी आपकी वाइज ऐप पर। ठीक है, परमानेंटली इसी पर चलेंगी जब तक हमारी खुद की अपनी ऐप नहीं बन जाती। ठीक है, तब तक इसी ऐप पर हमारी क्लासेस चलेंगी। सेम ही प्रोसीजर है, आपने एज अ स्टूडेंट इनरोल करना है और मैं आपको एक क्लासरूम आईडी दूंगा, उसी आईडी पर आपको क्या करना है, इनरोल करना है। ठीक है, सेम ही प्रोसीजर है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद आईडीज अब चेंज नहीं होंगी, अब उसी आईडी पे, एक ही आईडी पे आपकी सारी क्लासेस रन होंगी। ठीक है, बाकी आपको कोई एडिशनल चाहिए हो, कोई रिकॉर्डेड क्लास चाहिए हो, तो मेरे को बता देना। ठीक है, वो क्लासेस मैं आपकी चला दूंगा, इसी एप्लीकेशन पर चलेंगी। रिकॉर्डेड अगर कोई भी क्लास आपको चाहिए हो तो मुझे बता देना। रिकॉर्डेड क्लास आपकी सारी की सारी टीचमेंट पर ही चलेगी। ठीक है ना, रिकॉर्डेड टीचमेंट पर चलेगी और लाइव क्लास आपकी चलेगी वाइज एप्लीकेशन पर। और रिकॉर्डेड में कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे को बता देना अलग से, मैं टीचमेंट का लिंक शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज से हमने क्या करनी है, ज्योग्राफी स्टार्ट करनी है। आज से पढ़ेंगे ज्योग्राफी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैम, गाइडेंस पूरी दूंगा मैं। ठीक है, बस दिवाली तक हमारी अपनी ऐप भी लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, वैसे उम्मीद है अपनी ऐप लॉन्च हो जाएगी हमारी। 3-4 दिन का टाइम मांग रहे हैं वैसे वो लोग, कि 3-4 दिन, अभी टर्म्स एंड कंडीशन मेरी बात चल रही है उन लोगों के साथ, 2-3 लोगों के साथ। अब जो लोग भी मेरे को अच्छा प्रपोजल देंगे, मैं उनसे अपनी ऐप बनवा लूंगा। ठीक है, तो हो सकता है अभी ऐप बनने में 5-7-10 दिन 15 दिन लग जाए, तो मे भी इसलिए इस एप्लीकेशन को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस एप्लीकेशन पे ज्यादा टाइम नहीं रह गया, अब 2-4 दिन का टाइम बचा है। मैं सोच रहा हूँ उससे पहले हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं तो ज्यादा अच्छा है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज हमने ज्योग्राफी पढ़नी है। देखो, ज्योग्राफी जो ये वर्ड है, ज्योग्राफी जो ये वर्ड है, ये याद रखिएगा, दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक हर्ड वर्ड है जियो और एक है ग्राफी। जियो का मतलब होता है भू, ठीक है, यानी कि भू का मतलब है पृथ्वी। ठीक है, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन, टू स्टडी। ग्राफी का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि अध्ययन करना। तो ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं, टू स्टडी अबाउट द अर्थ। ठीक है, तो ज्योग्राफी की डेफिनेशन क्या बनी, टू स्टडी अबाउट द अर्थ। तो पृथ्वी का अध्ययन करना ही अगर आपसे पूछा जाए क्या कहलाता है, तो ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है ना, पृथ्वी का अध्ययन। तो याद रखिएगा कि इन ज्योग्राफी वी स्टडी अबाउट द अर्थ।
तो भूगोल में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो भूगोल में याद रखिएगा, भूगोल में पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। और हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी मानव से किस प्रकार से संबंधित है। साथ ही साथ हम पढ़ते हैं इस टॉपिक में क्या, कि पृथ्वी मानव से किस प्रकार से संबंधित है। अब ज्योग्राफी में हमें और क्या क्या चीजें पढ़नी है तो पढ़ते हैं। आज का टॉपिक रहेगा आपका ओरिजिन ऑफ अर्थ का ही, ठीक है, कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। आज यही पढ़ने वाले हैं हम लोग, ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो पहला टॉपिक, मुझे क्वेश्चन बता सकते हो आप लोग, हु इज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी? हु इज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी? ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जामिनेशन में कि भूगोल का जनक किसको माना जाता है? भूगोल का जनक, तो भूगोल का जनक माना जाता है, याद रखेगा, इरेटोस्थीनिस को। इरेटोस्थीनिस को, ठीक है, माना जाता है। हेलो, तो फादर ऑफ ज्योग्राफी माना जाता है, किसको कंसिडर किया जाता है? इरेटोस्थीनिस को, याद रखेगा। और ये एक सीरिया के नागरिक हैं, याद रखिएगा, सीरिया कंट्री के एंशिएंट ग्रीक स्कॉलर हैं, याद रखिएगा ये। और इन्हीं को भूगोल का जनक माना जाता है, इन्हीं को भूगोल का जनक मानते हैं। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ अर्थ। पृथ्वी की उत्पत्ति, देखो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ था। आज के इस टॉपिक में ओरिजिन ऑफ अर्थ में हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ेंगे यहाँ हम। पर्यावरणीय भूगोल, तो पर्यावरणीय भूगोल पढ़ेंगे हम लोग, याद रखिएगा, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। और इसमें पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ में, ठीक है। तो पर्यावरण बना कैसे, पर्यावरण कहते किसको है? सबसे पहली तो बात ये है, देखो सरफेस से ऊपर जो भी कुछ है, सरफेस के ऊपर, स्थल के ऊपर, जहां हम इस समय बैठे हुए हैं, इस सरफेस के ऊपर जो भी सराउंडिंग्स में आपको चारों तरफ आपके दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है? पर्यावरण दिख रहा है। आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं, हवा दिख रही है, दिखती तो नहीं है हवा, लेकिन होती है ना। तो हवा होती है, पेड़ पौधे होते हैं, बादल होते हैं आसपास, क्लाइमेट होता है, पूरा पूरा वायुमंडल होता है। तो ये सारा का सारा क्या है? हमारा इन्वायरमेंट। ये सारा का सारा हमारा क्या है? तो याद रखिएगा, इन्वायरमेंट है। तो बना कैसे एनवायरमेंट, इसकी बात करेंगे। देखो हमारी जो पृथ्वी है उसका ओरिजिन कैसे हुआ है? तो सन, देखो हमारा सन क्या है? ये है सन। तो जो सन है वो क्या है? तो आप सबको पता है कि सन एक हॉट गैसेस का एक गोला है, ठीक है ना। तो सन हॉट गैसेस का एक गोला है, गर्म गैसों से बना हुआ है, ठीक है ना। हॉट गैसेस का एक गोला है, गैसों का बना हुआ है, ठीक है ना। इसके ऊपर कोई चट्टान नहीं है, क्या है? गैसें ही गैसें हैं, गैसेस का गोला है। और कुछ तो होगा सूर्य के अंदर ऐसा जिससे सूर्य को इतनी ज्यादा ऊर्जा मिल रही है, इतनी ज्यादा ऊर्जा सूर्य पर पैदा हो रही है। अगर मैं अब तक बात करूं, हमारे सौर मंडल में अगर कहीं सबसे ज्यादा ऊर्जा अगर पैदा हो रही है तो सारी की सारी ऊर्जा सूर्य पे ही पैदा हो रही है। और ब्रह्मांड में भी ऐसा माना गया है सबसे ज्यादा ऊर्जा शायद सूर्य पर ही पैदा होती है। तो क्या कारण है सूर्य पर इतनी ऊर्जा का कारण? तो सूर्य की ऊर्जा का कारण है कि सूर्य पर एक प्रोसेस हो रही है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है सूर्य पे लगातार। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? नाभिकीय संलयन में होता है कि हाइड्रोजन लगातार हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है।
देखो सन के पास हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन है 71% और हीलियम कितनी है 26.5%। तो हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। ठीक है, अब जब हमारी पृथ्वी भी कहा जाता है कि सूर्य से टूटकर ही अलग हुई है। सूर्य अगर हॉट गैसेस का गोला है तो हमारी पृथ्वी भी हॉट गैसेस का क्या है, एक गोला है। ठीक है, जब हमारी पृथ्वी बनी थी तो कहते हैं सूर्य से टूटकर ही बनी थी, सूर्य से टूटकर ही हमारी क्या हुआ था, पृथ्वी बनी थी। लेकिन क्या हुआ कि हमारी पृथ्वी जो है उस पर ये न्यूक्लियर फ्यूजन की जो प्रोसेस थी, जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया थी, ये बंद होगी। ये प्रक्रिया पृथ्वी पर क्या होगी, जब पृथ्वी सूरज से टूटकर हुई अलग, तो ये प्रक्रिया हो गई हमारी पृथ्वी पर क्या, बंद। जिससे क्या हुआ कि पृथ्वी हमारी धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हो गई। देखो सूर्य पे डेली सूर्य हम देखते हैं, कितने सालों से देख रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं, और कितने सालों से इंसान का जन्म जो है आपको पता है कि लगभग पैलियोलिथिक एज जो है आपका, सॉरी हाँ पैलियोलिथिक, ठीक है, हाँ पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में मानव का इतिहास आया था, इंसान आए थे, ठीक है ना, कई लाखों बीसी पहले, ईसा पूर्व पहले इंसान आए थे, उस समय से सूर्य है, उससे भी पहले से सूर्य है। या हम कहें पृथ्वी की उत्पत्ति माना जाता है कि लगभग 462 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। ओरिजिन जो पृथ्वी का है वो 462 करोड़ ईयर, पृथ्वी की उत्पत्ति का समय माना गया, लगभग 462 करोड़ वर्ष हो चुके हैं पृथ्वी के जन्म को। ठीक है ना, 4.62 बिलियन ईयर, कितना, पृथ्वी के जन्म को हो चुके हैं 4.62 बिलियन ईयर, बिलियन ईयर, 462 करोड़ वर्ष हो चुके हैं पृथ्वी के जन्म हुए। लेकिन पृथ्वी जब सूर्य से टूटकर अलग हुई तो पृथ्वी में न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन, यानी कि हाइड्रोजन का जो लगातार हीलियम में कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन हो गया बंद। और इस कन्वर्जन के होने, बंद होने के बाद, इस न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस के, इस नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के बंद होने के बाद हमारी पृथ्वी हो गई धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू। तो सूरज भी हॉट गैसेस का गोला है और हमारी पृथ्वी भी जब स्टार्टिंग में बनी थी तब हॉट गैसेस का गोला था। लेकिन जैसे जैसे हमारी पृथ्वी ठंडी हुई वैसे वैसे ये हॉट गैसेस से वाष्प, हॉट गैसेस का गोला थी तो गैसीय अवस्था में थी स्टार्टिंग में। लेकिन धीरे धीरे जब ठंडी हुई, देखो आप सुबह रोज क्या करते होंगे, अपने घर में दूध उबालते होंगे, दूध उबालने के बाद दूध से बहुत सारी गैसेस निकलती हैं पानी की फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में, गरम गरम। और जब आप उसके ऊपर प्लेट रखते हैं और 2-4 घंटे के बाद वो प्लेट उतारते हैं, तब वो गैसेस जो ठंडी हो जाती हैं वो जल की बूंदों का रूप ले लेती है ना। आप दूध के बर्तन पर से जब प्लेट को हटाते होंगे तो उस पे बहुत सारा पानी होता होगा, क्योंकि जो जलवाष्प था, जो गैसेस थी, उन्होंने किसका रूप ले लिया, उन्होंने पानी का रूप ले लिया ठंडा होके। तो ऐसे ही जब हमारी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई तो गैसेस भी ठंडी हुई, तो गैसियस फॉर्म से अगली फॉर्म हमारी पृथ्वी की क्या बनी, तो तरल अवस्था में। अगली गैसीय रूप से हमारी पृथ्वी किस फॉर्म में आ गई, तो आप कहेंगे तरल अवस्था में आ गई हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी तरल अवस्था में बन गई, धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में आई। धीरे धीरे हमारी पृथ्वी ठंडी हुई, तो सूर्य तो गैसेस का बना हुआ है, लेकिन हमारी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होकर के लिक्विड स्टेट में आ गई, तरल अवस्था में आ गई। हमारी पृथ्वी धीरे धीरे किस अवस्था में आई, लिक्विड स्टेट यानी कि तरल अवस्था में। धीरे धीरे हमारी पृथ्वी और ठंडी हुई और ठंडी हुई, और सबसे पहले क्या हुआ, पृथ्वी का जो क्रस्ट है, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, ये क्रस्ट सबसे पहले, आउटर लेयर जो है, ये सबसे पहले क्या हुई, ठोस अवस्था में आई। बाकी अंदर की अभी पूरी पृथ्वी कैसी थी, तो तरल अवस्था में थी। अंदर से पूरी पृथ्वी कैसी थी, तो तरल अवस्था में थी। बाकी सबसे बाहर की जो लेयर जो दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, ये वाली, ये वाली ठंडी हुई सबसे पहले। ठीक है, कोई भी चीज अगर आप अपनी गैस पर भी बनाएंगे तो सबसे पहले वो ऊपर से ठंडी होती है, लेकिन अंदर से अगर अपनी फिंगर डाल के उसमें देखते हो तो वो गर्म ही होती है। ठीक है, अंदर से ज्यादा गर्म होती है चीज, ऊपर से तो ठंडी होती है। तो ऐसी पृथ्वी भी हमारी ऊपर से ठंडी हुई लेकिन अंदर से अभी तरल अवस्था में थी, अभी मॉल्टन रूप में थी, ठीक है ना, पिघले हुए रूप में थी हमारी पृथ्वी।
तो बाहर से सबसे पहली परत ठंडी हुई, ठोस बनी। कैसी बन गई ये परत? ठोस बन गई। इसी परत को आज की डेट में हम लोग क्रस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी की क्रस्ट बोलते हैं, भूपर्पटी कहते हैं, जो कि लगभग 30 से 70 किलोमीटर की गहराई तक या ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर की गहराई तक हो सकती है, ऐसा हमारे ज्योग्राफर्स का मानना है। ठीक है, कंफर्म तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहा गया 70 से लगभग 100 किलोमीटर गहराई तक ये परत है हमारी पृथ्वी की क्रस्ट। तो पृथ्वी की क्रस्ट जैसे कि क्या हुई? ठंडी हुई। अब अंदर पृथ्वी कैसी थी? मॉल्टन रूप में थी, पिघली अवस्था में थी। तो ये पिघला हुए रूप में बहुत सारी गैसेस बाहर निकलना चाह रही थी, लेकिन इन्हें कहीं से जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि चारों तरफ से पृथ्वी क्या बन चुकी थी? ठोस बन चुकी थी। तो हुआ क्या, जब गैसेस ने जोर लगाया अंदर से, तो कंप्रेशन फोर्स के कारण, गैसेस के संपीड़न बल के कारण या कंप्रेशन फोर्स के कारण हमारी पृथ्वी में जगह जगह क्या हो गए? क्रैक्स आ गए। जगह जगह क्रैक्स आ गए, और उन्हीं क्रैक्स से गैसेस बाहर निकली। उन्हीं क्रैक से गैसेस क्या हुआ? बाहर निकली। इन्हीं क्रैक से कुछ गैसेस बाहर निकली। और इन गैसेस में क्या क्या था? अब अंदर ये लावा था सारा का सारा, पिघली हुई चट्टाने थी। चट्टाने किस रूप में थी? पिघली हुई फॉर्म में। तो ये लावा था एक तरह का सारा जो बाहर आया। ठीक है, जब लावा बाहर निकला तो लावे के साथ आपको पता है बहुत भयानक गैसेज आती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड आई, ठीक है, जल वाष्प आया, H2O आया, ठीक है, या बहुत सारी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस भी निकली साथ ही साथ इसके, और बहुत सारी हानिकारक गैसेज भी जो थी वो निकली इसमें। बहुत सारी हानिकारक गैसेस भी आई साथ ही साथ। तो शुरुआत में जो गैसेस निकली वो कौन कौन सी थी? वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड थी, पानी था, वाटर वेपर था। पानी तो क्या था? H2O मत लिखो, यहाँ पे लिखो जल वाष्प। जल वाष्प, क्योंकि लावे के साथ जो निकलता है वो जल वाष्प वाटर वेपर के रूप में निकलता है, वेपराइज्ड फॉर्म में निकलता है। वो कभी भी आपका दूसरी सब चीजों के रूप में नहीं, बल्कि किस रूप में निकलता है? जल वाष्प के रूप में, जल वाष्प के रूप में निकलता है। तो अगर आपसे, तो वाटर वेपर निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ठीक है, साथ ही साथ हाइड्रोजन से तो सूर्य बना ही है, तो हाइड्रोजन भी निकलनी थी। हीलियम भी है सन के पास, तो हीलियम भी निकलनी थी। साथ ही साथ नाइट्रोजन भी निकली। ठीक है, तो गैसेस निकली, ये बहुत सारी गैसेस निकली। अगला पेज करते हैं हम जरा, ये स्लाइड को हटाते हैं। तो बहुत सारी गैसेस निकली, ठीक है। तो जल वाष्प के रूप में पृथ्वी की क्रस्ट से बहुत सारी गैसेस निकली। क्या क्या निकला? वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प निकला। गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ठीक है ना, ये गैसेस निकली कुछ उस समय। अब आप एक बात बताओ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो क्या ऑक्सीजन थी उसमें, या आपसे पूछा जाए पृथ्वी के वायुमंडल में जो शुरुआती गैसेस थी, क्या उसमें ऑक्सीजन है, तो आप कहेंगे नहीं, उसमें ऑक्सीजन नहीं थी। उसमें ऑक्सीजन नहीं थी। अब ऑक्सीजन बनी कैसे, उस पर भी बात करते हैं। ऑक्सीजन बनी कैसे? तो ऑक्सीजन देखो, ये जल वाष्प है। जल वाष्प का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? H2O, 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 H2O। हजारों लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे H2O के, ठीक है ना। तो एक O यहां से आया और एक O आया यहां से, ठीक है ना। दो O आ गए, और दो O मिलके क्या बन गया? O2 बन गया, यानी कि कौन सी गैस बन गई? ऑक्सीजन गैस बन गई। तो इस तरह से पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस बनी? ऑक्सीजन गैस बनी। किससे बनी? तो आप कहेंगे पानी से बनी, ठीक है ना, पानी से बनी। अब कई सारी गैसेस, इसी के साथ एक मॉलिक्यूल O का और जुड़ा, और ओजोन भी बन गई हमारे वायुमंडल में। क्या बन गई? ओजोन भी बन गई, ठीक है ना। तो कुछ मॉलिक्यूल्स, जो कि दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े, उन्होंने ऑक्सीजन बना दी, और H2O से ही O के तीन मॉलिक्यूल्स बने, उन्होंने क्या बना दी? ओजोन बना दी, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ड्यू टू वाटर, अब क्योंकि जलवाष्प भी आ गया था पृथ्वी की सतह पे, लावे के साथ साथ कुछ जलवाष्प भी निकला था, मैग्मा निकला था, लावा निकला था, आप कह सकते हैं। तो ड्यू टू वाटर, ड्यू टू वाटर, तो पानी की वजह से ही, याद रखेगा, कुछ प्लांट्स या एल्गीज ने भी ग्रो किया। प्लांट्स और एल्गी ग्रो ऑन द अर्थ, ग्रो ऑन द अर्थ। तो याद रखेगा, पानी के कारण ही, इस जलवाष्प के कारण ही सतह पर पानी आया थोड़ा सा, इसी के कारण एल्गीज यानी कि शैवाल,
शैवाल जो पानी में हरी हरी सी लग जाती है ना, जिसको आप काई बोलते हो, वो शैवाल बोला जाता है उनको साइंस में। एल्गीज बोला जाता है। एल्गी एक तरह के क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिनका स्ट्रक्चर थैलस जैसा होता है। थैलस का मतलब ऐसे पेड़ पौधे जिनमें आपको पत्तियों का, जड़ों का, तने का, पत्ते का, किसी भी चीज का पता ना चले। अब जो एल्गीज होती है उसमें पता नहीं चलता आपको इसकी जड़ कहाँ है, इसमें पत्ते कहाँ है, इसमें तने कहाँ है। तो थैलस प्लांट होता है। क्या होता है? एल्गी एक थैलस प्लांट होता है, शैवाल। तो पानी के कारण ही शैवाल बने हैं ना। आप कहीं भी रुका हुआ पानी देखते हैं, उसमें रुके हुए पानी में शैवाल आ जाते हैं। या नदियों में भी जो साइडों में बिल्कुल पानी होता है रुका हुआ, जो चल नहीं रहा होता, वहां पे शैवाल हो जाते हैं। चलते पानी में तो जल्दी से शैवाल नहीं आते, लेकिन रुके हुए पानी में शैवाल बड़ी जल्दी पनपते हैं, ठीक है ना। तो पानी की वजह से ही शैवाल आए, प्लांट्स बने, ठीक है। और क्या बन गया? एक वायुमंडल बन गया। अब कई सारी गैसेज होगी हमारे वायुमंडल में। हमारे वायुमंडल में भाई कार्बन डाइऑक्साइड होगी, हाइड्रोजन हो गई, हीलियम होगी, नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, ओजोन होगी, ऐसी कई सारी गैसेज होगी। और पृथ्वी के पास क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स थी, गुरुत्वाकर्षण बल था, तो एक वायु थी, कई सारी गैसेस थी, तो गैसों के समूह को क्या बोलते हैं? वायुमंडल। तो गैसों के समूह को ही क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। और पृथ्वी के पास था ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण याद रखिएगा कि वायुमंडल चाह के भी पृथ्वी से अलग नहीं हो पाया, ठीक है ना। हमेशा के लिए बन गया है वायुमंडल, क्योंकि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल था, तो गुरुत्वाकर्षण को वो छोड़कर बाहर जा ही नहीं पाया। क्योंकि पृथ्वी इतनी गर्म हुई नहीं कि गैसेस इतनी गर्म हो जाए कि वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल को छोड़ के चले जाएं, जैसे कि मरकरी में जा चुकी है। मरकरी का वायुमंडल नहीं है, क्योंकि सूर्य के सबसे निकट है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो वहां इतनी गर्मी होती है कि वो सारी गैसेज इतनी गर्म होती हैं कि गर्म होकर इतना ऊपर जाती हैं वो, कि वो वायुमंडल के, उस ग्रह के ग्रेविटेशन से बाहर ही चली जाती है, फिर वो वापस नहीं आती। लेकिन पृथ्वी के पास वायुमंडल था और पृथ्वी इतनी ज्यादा गर्म भी नहीं हुई थी, तो इसलिए गुरुत्वाकर्षण के बल ने अच्छा खासा काम किया और वायुमंडल चाह के भी इस पृथ्वी से दूर नहीं हो पाया। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस की जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं, फिर वायुमंडल की परतें भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहली आपकी गैस है नाइट्रोजन। अगर मैं बात करूं, समझ आ रहा है ना? जल्दी से एक बार बताओ। तो नाइट्रोजन ये हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है कितनी? 78%, याद रखिएगा। तो 78% हमारे वायुमंडल में, याद रखिएगा, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और याद रखिएगा कि इट कंट्रोल्स ऑन फायर, इट कंट्रोल्स द फायर। तो याद रखिएगा कि ये क्या करती है? आग को नियंत्रित करती है, ठीक है ना। ठंडी गैस होती है तो इसलिए आग को नियंत्रित करती है, आग को नियंत्रित करती है। साथ ही साथ याद रखिएगा पेड़ पौधे भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, नाइट्रेट के रूप में। तो याद रखिएगा, प्लांट्स यूज्ड इन नाइट्रेट फॉर्म, प्लांट्स यूज्ड इन नाइट्रेट फॉर्म, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि पेड़ पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं और एज अ फर्टिलाइजर के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आग को नियंत्रित करती है क्योंकि ठंडी गैस है, ठीक है, ठंडी गैस है। एरोप्लेन्स के टायरों में भरी जाती है, ठीक है ना, एरोप्लेन्स के टायरों में भरी जाती है। इसके अलावा याद रखिएगा चिप्स के पैकेट में अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी गैस होती है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है। चिप्स के पैकेट में, चिप्स लेज वगैरह जो इनके पैकेट्स होते हैं, इनमें याद रखिएगा नाइट्रोजन को ही भरा जाता है, क्योंकि बहुत ठंडी गैस होती है ये नाइट्रोजन। इसके बाद अगली गैस आती है आपकी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायुमंडल में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन। कितनी पाई जाती है? तो हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। और ये याद रखिएगा इसका काम होता है टू लिट द फायर, टू लिट द फायर। तो याद रखिएगा कि आग जलाने में सहायक, आग जलाने में
आग जलाने में सहायक है, याद रखिएगा। टू लिट द फायर, तो ये आग जलाने में सहायक है। बिना ऑक्सीजन के आग भी नहीं जल सकती, याद रखिएगा। जब कहीं पर आग लग जाती है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर्स पड़े होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जल्दी से गैस को उस जगह पे डाला जाता है। क्यों? ताकि कार्बन डाइऑक्साइड आए जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाए, और अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो एकदम से आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। क्योंकि आग को जलने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन आती कहां से है? तो इट कम्स फ्रॉम द प्लांट्स, इट कम्स फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स और ट्रीज। तो पेड़ पौधों से आती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। पेड़ पौधों से याद आती है। इसके अलावा याद रखिएगा रेस्पिरेशन में यूजफुल होती है, इट इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन। तो श्वसन में सहायक है, श्वसन में श्वसन में सहायक होती है, ठीक है। श्वसन में, श्वसन मतलब जब हम सांस लेते हैं तो हम रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है ना, रेस्पिरेशन करते हैं। और श्वसन एक वो प्रक्रिया होती है जिसके तहत C6H12O6 जो हमारी कोशिकाओं के पास ग्लूकोज होता है उसको ऑक्सीजन तोड़ता है, और बनने वाला प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी और एटीपी के रूप में एनर्जी बनती है, ठीक है ना। एटीपी के रूप में क्या बनती है? ऊर्जा बनती है, याद रखिएगा। तो ये प्रोसेस होती है, इसको कहा जाता है श्वसन, ठीक है। तो ऑक्सीजन श्वसन में काम में आती है, ठीक है। देखो हम कुछ भी खाते हैं उससे डायरेक्ट हमें एनर्जी नहीं मिलती, ऊर्जा नहीं मिलती हमें काम करने के लिए। हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें इस ग्लूकोज को, जो भी हम खाते हैं उससे ग्लूकोज बनता है, C6H12O6। कुछ भी हमने खाया, रोटी खाई, सब्जी खाई, हमने कुछ भी खाया, उससे ग्लूकोज बनेगा। लेकिन ये ग्लूकोज हमें एनर्जी नहीं देगा। हमें इससे एनर्जी प्राप्त करने के लिए इसको तुड़वाना पड़ेगा, इसको बर्न करना पड़ेगा, इसको जलाना पड़ेगा। और इसको जलाने का, इसको बर्न करने का, इसको तोड़ने का काम कौन करता है? तो ऑक्सीजन करता है। तो इसी को कहते हैं श्वसन, ग्लूकोज को तोड़ना। और तोड़ते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, पानी बनता है, और एटीपी के रूप में क्या बनती है? एनर्जी बनती है, याद रखिए। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में मदद करती है, आग जलाने में मदद करती है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। इसके अलावा ऑक्सीजन याद रखिएगा। अच्छा, पेड़ पौधे, मैंने क्या कहा कि पेड़ आती कहां से है? तो प्लांट से आती है, ठीक है ना। पेड़ पौधों से आती है ऑक्सीजन। अब पेड़ पौधे कैसे बनाते हैं ऑक्सीजन को? तो पेड़ पौधों एक प्रक्रिया करते हैं जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नाम की एक प्रक्रिया करते हैं जिसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो पौधे होते हैं, पौधों को कुछ चीजें चाहिए होती हैं। जैसे पौधों को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में पौधों को चाहिए पानी, जल, वाटर। साथ ही साथ पौधों को चाहिए सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। और साथ ही साथ उन्हें चाहिए थोड़ा सा क्लोरोफिल, जो कि उनके पत्तों में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल चाहिए। बस इतना सब कुछ अगर पेड़ पौधों को मिल जाए तो ये क्या कर देते हैं? तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं, अपना चूल्हा जला लेते हैं और अपना खाना बनाना शुरू कर देते हैं अपने अंदर ही। और जब ये खाना बनाते हैं तब याद रखेगा इट रिलीजेज ऑक्सीजन। तो जिस समय ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसी समय याद रखेगा पेड़ पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसी समय, रात के समय नहीं छोड़ते पेड़ पौधों को ऑक्सीजन। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय पर पेड़ पौधों के नीचे कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को सनलाइट होती नहीं और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती। तो रात को पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, सॉरी, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पार्डन फॉर से, ठीक है। तो रात के समय वो हमारी तरह, जैसे ऑक्सीजन हम लेते हैं, हम तो दिन भर भी लेते हैं, रात को भी लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधे दिन में तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन रात को वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ इतना बड़ा है, हम छोटे से हैं, हम सो गए पेड़ के नीचे तो पेड़ भी ऑक्सीजन ले रहा है, हम भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो पेड़ के नीचे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा पेड़ ऑक्सीजन ले रहा है चारों तरफ से, तो पेड़ के नीचे ऑक्सीजन नहीं होगी। इस वजह से बंदा कई बार मर भी जाता है पेड़ वगैरह के नीचे सोने से। तो इसलिए कहते हैं पेड़ वगैरह के नीचे सोना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, अगली गैस 0.03%। अगली गैस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2।
चूंकि पाई जाती है 0.03%। याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है, एक हरित गृह गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक हरित गृह गैस है, ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस गैसेस बहुत सारी हैं, कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले तो हम कार्बन डाइऑक्साइड ही पढ़ रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लिख लीजिए। इसके अलावा याद रखिएगा मीथेन, CH4, जिसे आप लोग बोलते हो मीथेन, भी एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा याद रखिएगा वाटर वेपर, जल वाष्प भी एक ग्रीन हाउस गैस है। जल वाष्प भी एक ग्रीन हाउस गैस है। साथ ही साथ याद रखिएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है। और साथ ही साथ याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, अभी सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं ये समझा देता हूँ। सब एक जैसा काम करती हैं ग्रीन हाउस के लिए, ठीक है ना। बाकी सबके यूजेस अलग अलग हैं और सबका जो है आती कहीं और से है, लेकिन इनका काम एक ही है, ग्रीन हाउस। ठीक है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करना। ग्रीन हाउस गैसेज हैं, हरित गृह गैसेज हैं, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि हरित गृह प्रभाव करती है। अभी जो ग्रीन हाउस ये जो वर्ड है इसके बारे में जरा बात करते हैं। अब ग्रीन हाउस को ग्रीन कलर से ही कर देते हैं जरा। ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस ये जो शब्द है ये आया कहां से है अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा ये शब्द आया है ठंडे प्रदेशों से। ठंडे प्रदेशों से, देशों से या महाद्वीपों से। ठंडे देशों से, प्रदेशों से या फिर ठंडे महाद्वीपों से आया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ठंडे देश हो गए आपके, कनाडा हो गया, यूरोप में सारे ठंडे देश हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड बहुत ज्यादा ठंडा है। इसके अलावा चिली हो गया साउथ अमेरिका का, अर्जेंटीना हो गया, ये बड़े ठंडे देश हैं। या अंटार्कटिका हो गया, बहुत ठंडे हैं ये, ठीक है ना, ठंडे देश हैं। यहाँ पर विंटर सीजन बहुत लंबे समय तक चलता है, ठीक है ना। यहाँ वैसे तो साल भर विंटर सीजन ही रहता है, ये वो देश है ऐसे ठंडे देश। कनाडा भी आपने देखा होगा बिल्कुल नॉर्थ पोल के पास पड़ता है। ठीक है, तो ये वो देश हैं जो बड़े ठंडे देश हैं। ठीक है, वैसे हमारे इंडिया में तो विंटर सीजन अब 3 महीने का होता है, 3 से 4 महीने का। ठीक है, अगर बात करें अब नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, अभी भी ठंड हल्की हल्की पड़नी शुरू हुई है सुबह शाम की। अक्टूबर चल रहा है जबकि अभी भी फैन वगैरह चल रहे हैं, तो नवंबर में ठंड होगी शायद। ठीक है ना, और फरवरी तक कुछ ठंड पड़ती है। दिसंबर, अच्छी ठंड तो बस दिसंबर से फैब तक ही पड़ती है, मार्च में भी गर्मी हो ही जाती है और अभी तक गर्मी ही चल रही है। नवंबर में भी मुझे लग रहा है फैन तो चलेंगे ही 5, 6, 10 तारीख तक ऐसा मौसम लग रहा है अभी तक, क्योंकि आज 21 हो चुकी है और अभी तक एसी वगैरह ही बंद हुए हैं, फैन तो फुल ऑन दौड़ रहे हैं। अब हो सकता है कुछ एरिया हो लाहौल स्पीति वगैरह का, किन्नौर का, जहाँ कुछ अच्छी खासी ठंड पड़ रही हो। ठीक है, सारे एरियाज में तो नहीं है, लेकिन ऐसा प्लेन एरियाज में तो अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है अभी भी। ठीक है, तो चलो बात करते हैं जरा ग्रीन हाउस, ये नाम आया कैसे। ठीक है, तो ठंडे प्रदेशों से आया, तो होता क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता कैसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, बर्फ बहुत पड़ती है, स्नोफॉल बहुत ज्यादा होता है। और स्नोफॉल होने के कारण ठंडे प्रदेशों में क्या होता है कि प्लांट्स वगैरह आप घर में अपना गार्डन नहीं बना सकते। ठीक है ना, वैसे तो चलो बड़े बड़े जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं, चीड़ वगैरह के, ताड़ के पेड़, बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ जो होते हैं देवदार वगैरह के, वो तो ग्रो कर जाते हैं। लेकिन जो घर में आप छोटा मोटा अपना गार्डन बनाना चाहते हैं वहां वो ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि बर्फ इतनी पड़ती है। और जो प्लांट्स, पौधे अगर आपने उगाए, 2, 4 दिन में ग्रो किए, 6, 7, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद बर्फ गिर गई। अब बर्फ उसके ऊपर गिर गई तो भाई साहब फोटोसिंथेसिस तो हुआ नहीं, तो पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधे भी लिविंग है, कोशिकाओं से बने हुए हैं, तो पेड़ पौधे क्या होंगे, मर जाएंगे। इस कंडीशन में ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, एक व्यक्ति ने ऐसा किया ठंडे प्रदेशों में, इन्हीं में अपने घर की छत पे चारों तरफ कांच से ढक दिया उस छत को। ठीक है ना, कांच से ढक दिया उस छत को और वहां कुछ पेड़ पौधे लगाए। वहां उसने क्या किया, कुछ पेड़ पौधे उगाए। तो वैसे तो ठंडे प्रदेशों में पॉसिबल नहीं था ऐसा होना, लेकिन एक व्यक्ति ने अपने
घर की छत पर ग्लास का एक एक्वेरियम सा बनाया और उसके अंदर पेड़ पौधे लगा दिए उसने खूब सारे। अब हुआ क्या भाई, बर्फ पड़ी यहाँ ऊपर, ठीक है ना, लेकिन यहाँ साइड से तो सनलाइट आती रही, साइड से सनलाइट आती रही, बर्फ पड़ी ऊपर तो कोई बात नहीं, अगर सीधे ही नहीं भी आ रही लाइट तो साइडों से तो आ ही रही लाइट। तो ऐसा हुआ कि पेड़ पौधे क्या हो गए, पेड़ पौधे ग्रो करके, और जब पेड़ पौधे ग्रो कर गए तो लोगों ने कहा भाई आपका तो घर बड़ा ग्रीन ग्रीन हो गया। तो यहीं से ये नाम आया ग्रीन हाउस, ठीक है ना, इन्हीं ठंडी देशों से या प्रदेशों से नाम आया क्या, ग्रीन हाउस। अब जरा मैं बात करूंगा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, हुआ क्या दरअसल इस कांच में रखने से, अभी आपको समझाता हूं मैं ग्रीन हाउस। अब देखो, ये है आपकी कोई गाड़ी मान लो, ये है मान लो आपकी गाड़ी, कोई भी ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, कोई भी गाड़ी हो सकती है ना। ठीक है, ये है आपकी गाड़ी। अब गाड़ी के अंदर क्या होती है, गाड़ी के अंदर होती हैं खिड़कियां, ठीक है, गाड़ी के अंदर क्या होती हैं, खिड़कियां। तो देखो होता क्या है कि ये है हमारे सूर्य देवता, सन। देखो जब सूर्य से किरण आती है, जब सूर्य से क्या होता है कि सूर्य की किरण आती है, इस गाड़ी के शीशे के अंदर एंटर करती है। तो देखो जब सूर्य से किरण आती है तो क्या होती है, वो शॉर्ट वेव में आती है, कैसे आती है, सोलर रेडिएशन जो आती है वो कैसी होती है, शॉर्ट वेव, याद रखें, शॉर्ट वेव के रूप में आती है, तो लघु तरंग के रूप में आती है, ठीक है, लघु तरंग के रूप में याद रखेगा आती है, ठीक है ना। और वायु के साथ साथ कांच के अंदर वो एंटर कर जाती है, उसके बाद वो लगातार गर्म होता है, आपकी गाड़ी अंदर से क्या होती है, गर्म होती है, ठीक है, गाड़ी क्या हो जाती है, गर्म। लेकिन अब क्या होता है, जैसे धरातल है हमारा, ये देख लो, ये पृथ्वी का क्या है, मान लो सरफेस है, सरफेस है। अब मान लो इसके ऊपर अगर सूर्य गिरेगी ना, सूर्य की रोशनी गिरेगी, ये गर्म हो जाएगा, ये धरातल बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, लेकिन एक समय पे ये भी क्या कर देगा, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन स्टार्ट कर देगा, ये भी अपने पर से जो हीट है वापस छोड़नी शुरू कर देगा उस हीट को, इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पार्थिव विकिरण, रेडिएशन। एक समय पर जब धूप लगातार पड़ेगी धरती के ऊपर और धरती एक समय पे बहुत गर्म हो जाएगी, तो वो धरती भी उस हीट को वापस भेज देगी, और उस हीट को कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, हिंदी में बोला जाता है पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण कहा जाता है इसको, ठीक है, पार्थिव विकिरण कहा जाता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को। तो धरातल भी वापस छोड़ देता है, लेकिन होता क्या है, जब शीशे लगे हुए होते हैं, भाई पृथ्वी से तो चली जाती हैं ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, लेकिन जब शीशे लगे हुए होते हैं तो आती तो अंडर जो करती है वो कैसे होती है, शॉर्ट वेव में, लेकिन जब बाहर जाना शुरू करती है तो कैसे जाती है, तो जाती है लॉन्ग वेव में, कुछ इस तरह से लॉन्ग वेव में बाहर निकलने की कोशिश करती है, कैसे, लॉन्ग वेव में, ठीक है, और लंबी तरंग में। तो शीशे जो है ना, इनको जाने नहीं देते जल्दी से हीट को बाहर को। कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ जरूर होगा, गर्मी में आपने धूप में अपनी कार खड़ी कर दी दिन के समय पे, आप गर्मी में गए, गाड़ी में बैठे और बाहर तो ठीक हो रहा मौसम, आपको इतनी गर्मी नहीं लग रही, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठे और देखा गर्मी गर्मी गर्मी, तो आप क्या करते हो, जल्दी से शीशे उतार देते हो गाड़ी के, और उसका एसी ऑन कर देते हो और सारी अंदर की हीट बाहर निकालते हो, क्योंकि अंदर क्या हो जाता है, शीशे लगने से गैसेस बाहर नहीं निकल पाती और एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। अब एटमॉस्फेयर में तो गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो इनको पकड़ के रखती हैं, हीट को बाहर जाने नहीं देती, लेकिन फिर भी गैसेस की मात्रा थोड़ी कम है। लेकिन जब आप कार के अंदर होते हो ना, तो शीशे भी वही काम कर देते हैं, तो डबल काम हो जाता है ये, जिससे हीट बाहर नहीं जा पाती और ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट हो जाता है, तो गाड़ी अंदर से क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है बहुत ज्यादा। तो ये वो गैसेज है जो हीट को ट्रैप करती हैं, हीट को हमारे वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती। आप गर्मियों के समय पे देखते हो हमारी पृथ्वी, जब बहुत गर्मी पड़ती है, जुलाई अगस्त की गर्मी पड़ती है, जून जुलाई में जब गर्मी पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है जून जुलाई के मंथ में, तो आप देखते हैं 8 बजे सूर्यास्त होता है, लगभग 8 बजे अंधेरा होता है। उसके बाद भी आप देखते हैं रात के 10 बजे भी, 11 बजे भी, 12 बजे भी भाई साहब धरती गर्म रहती है। क्यों होता है ऐसा, क्यों रात को धरती गर्म रहती है 10-10, 12-12, 1-1 बजे तक, कारण क्या है, कारण ये है क्योंकि हमारे वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो हीट को जल्दी से निकलने नहीं देती, वो लॉन्ग वेव में भेजती हैं, उनको बड़ी आराम आराम से जाती हैं, जिसकी वजह से वो रोक के रखती हैं, उन्हें जल्दी से जाने नहीं देती बाहर।
ठीक है ना, और बहुत देर तक बनी रहती है इसी तरह गर्मी। ठीक है, समझ आ रही है? जल्दी बताओ बात एक बार। तो इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, हीट को ट्रैप करती हैं और हीट को वायुमंडल से बाहर जाने नहीं देती। जैसा कि मैंने आपको कार में बताया, वही काम शीशा करने लग जाता है वहां पर। ठीक है, और गैसेस तो है ही है शीशे के अंदर, गैसेस के साथ साथ शीशा भी आ गया, तो ये चीज और जल्दी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो यही है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, देखो अगर आप कंसेप्चुअल चीजों को पढ़ोगे ना तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा एग्जाम में, कभी भी। ठीक है, और इसी के कारण तो याद रखेगा ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब एक पॉइंट लिखिए, ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव के कारण ही अर्थ का जो मीन टेम्परेचर है, अर्थ का जो मीन टेम्परेचर है यानी कि पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट तापमान है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, इट इंक्रीजेस, पृथ्वी का अर्थ मीन टेम्परेचर इज इंक्रीजेस। तो इसी हरित ग्रह प्रभाव के कारण देखो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, बढ़ रही है, जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ेगी, आपको पता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि हीट को क्या करती है, ट्रैप करती है। भाई वीनस इसीलिए तो सबसे ज्यादा गर्म है, क्योंकि वीनस के पास 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस जो हीट को बाहर नहीं निकलने देती है। हमारी पृथ्वी के पास फिर सिर्फ 0.03% है, तब भी हमारी पृथ्वी इतनी गर्म है। तो सोचो वीनस के पास 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वीनस कितना गर्म होता होगा। तो वीनस इसीलिए सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है। ठीक है, यही कारण है वीनस के सबसे गर्म ग्रह होने का। तो इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पृथ्वी का ऊष्मा बजट असंतुलित हो रहा है। क्या हो रहा है, पृथ्वी का ऊष्मा बजट असंतुलित हो रहा है। ठीक है ना, असंतुलित हो रहा है, यही कारण है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसका कारण। पृथ्वी का मीन टेम्परेचर कितना है अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी का, तो पृथ्वी का मीन टेम्परेचर है 16 से 17 डिग्री सेल्सियस। तो पृथ्वी का जो मीन तापमान है, ठीक है ना, जो बजट टेम्परेचर है पृथ्वी का, बजट तापमान है वो कितना है, 16 से 17 एवरेज औसत। अभी ये भी बढ़ रहा है, 18.5 तक पहुंच चुका है ये, 16 से 17 पहले था लेकिन अभी डेटा रिलीज ऑफिशियली नहीं किया गया है। ठीक है, अब कहते हैं वैसे 18.5 के पास हो चुका है ये। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये गैसेस जो हैं आपकी कहां कहां से आई हैं गैसेस। ठीक है, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है क्यों, हम लोग ह्यूमन ही रिलीज कर रहा है इसको। ठीक है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये तो सभी ह्यूमन से या जितने भी एनिमल्स हैं सब के सब यही करते हैं, सबके सब जंतु यही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो हम जंतु से, जीव जंतुओं से आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा मीथेन कहां से आती है, तो मीथेन याद रखिएगा, मीथेन आती है आपकी जो आपके वेटलैंड्स होते हैं। ठीक है ना, आर्द्र भूमियां होती हैं, वेटलैंड्स या फिर आपकी आप कहेंगे आर्द्र भूमियां, आर्द्र भूमि। अब आप कहोगे सर आर्द्र भूमि मतलब जो पानी हो, जिस भूमि में पानी हो, कीचड़ वाला पानी हो, जहां पर जैसे कि धान के खेत होते हैं आपके, चावल के खेत, जहाँ पे चावल उगाया जाता है, तो वहां देखा कितना सारा पानी छोड़ा जाता है चावल के खेतों में। तो उससे ज्यादा वेटलैंड क्या हो सकता है, चावल के खेत सबसे बड़ी है जिससे मीथेन आती है। ठीक है ना, इसके अलावा जो जानवर जुगाली करते हैं उनके मुंह से भी मीथेन गैस रिलीज होती है। ठीक है, मीथेन और भी बहुत जगह से आती है, मैं साइंस पढ़ाऊंगा वहां बात करूंगा। और ओजोन कैसे आती है ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कैसे बनी है ओजोन आप। ठीक है, इसके अलावा जलवाष्प, वायु में हमारे पृथ्वी, आपको पता है कि पृथ्वी पे 70% से भी ज्यादा एरिया में जो है वो पानी है, 70% से ज्यादा इस धरती पर पानी है। तो धूप पड़ती है, पानी वाष्पित होता है, तो जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में रहता ही है पानी। तो महासागरों से जो पानी जलवाष्प के रूप में ऊपर उठता है, तो जलवाष्प यहां से आते हैं हमारे वायुमंडल में। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड कहां से रिलीज होती है, तो ये जेट प्लेन से। ठीक है ना, जितने भी हवाई जहाज वगैरह हैं जेट प्लेन्स हैं, याद रखिएगा, तो जेट प्लेन से निकलती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारी रेफ्रिजरेंट से, रेफ्रिजरेटर से निकलती है। ठीक है ना, या हमारे जो डिओड्रेंट्स वगैरह लोग लगाते हैं, परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स, ठीक है, डिओड्रेंट में कौन सी गैस होती है, आप लोग डिओड्रेंट लगाते हैं, ठीक है ना, डिओड्रेंट में गैस होती है ना। आजकल तो बिना गैस वाला भी आ रहा है भाई, फोग आप कहोगे, हाँ आ रहा है बिना गैस वाला, लेकिन जो गैस वाले आ रहे हैं,
अब कैसे पता लगेगा कि इसमें गैस है या नहीं है? तो देखिए आप एक बार प्रेस करके देखिएगा, अगर कोई लगातार उसमें से परफ्यूम या डिओड्रेंट निकल रहा है तो वो गैस वाला है, और अगर एक बार दबाया, बस एक ही बार उसने स्प्रे किया फिर बंद हो गया, भले ही दबा के रखा हुआ है आपने, तो वो बिना गैस वाला है। ठीक है, तो जो डिओड्रेंट्स गैस वाले हैं तो उनमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन भरी जाती है। ठीक है, इसके अलावा एसी होते हैं हमारे, एयर कंडीशन, इनमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन भरी जाती है, तो यहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन आती है। ये भी एक क्या है, तो आपकी एक ग्रीन हाउस गैस है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को होता है जिसकी वजह से। ठीक है, तो ये यहाँ से आई है गैसेज। इसके बाद दो गैसेज और याद रखनी है आपने। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि इस ग्रीन हाउस इफेक्ट का नुकसान ही नुकसान है, इसके कुछ फायदे भी हैं। अगर मैं बात करूं तो बेनिफिट है, इसका बेनिफिट ये है, इसके बेनिफिट भी हैं। अगर बात करें, वैसे तो नुकसान है इसके, लेकिन बेनिफिट भी है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। बेनिफिट भी अगर पूछ लिया जाए, हो सकता है यूपीएससी या एचएएस मेंस जैसे एग्जामिनेशन में कई बार आ जाते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट का बेनिफिट क्या है? देखो बेनिफिट ये है कि पृथ्वी थोड़ी ज्यादा गर्म हुई, जिससे ध्रुवों के आसपास भी इंसान जा पाता है आज की डेट में, तो खेती करने के लिए, ठीक है ना, रहने के लिए थोड़ी और जगह बढ़ गई। ठीक है ना, इस पृथ्वी पर क्या था, ये हमारी पृथ्वी थी, ठीक है, ये पृथ्वी थी, और ये है इसका इक्वेटर 0 डिग्री। तो पृथ्वी का देखो क्या होता कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होने से, कि ये जो ऊपर वाला एरिया है, यहाँ से मान लो 66.5 डिग्री से ऊपर का, ये सारा बर्फ से ढका रहता है। 66.5 डिग्री से ऊपर वाला एरिया, उत्तरी ध्रुव में भी दक्षिणी ध्रुव में भी। तो क्या हुआ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होने से यहाँ थोड़ी ठंड कम होगी, इस एरिया में थोड़ी क्या होगी, ठंड कम होगी, और इससे रहने के लिए क्या हो गया, रहने के लिए, खेती करने के लिए थोड़ी जमीन बढ़ गई। ठीक है ना, रहने की जगह थोड़ी और मिल गई, यही फायदा है इसका थोड़ा सा। बाकी तो नुकसान ही है वैसे इसका, ठीक है, कोई खास फायदा नहीं है इसका। यही फायदा है कि इंसान को रहने के लिए, खेती करने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस मिल गया, थोड़ी एक्स्ट्रा जगह मिल गई। इसके अलावा याद रखिएगा कि और दो गैसेस के नाम याद रख लीजिए, आर्गन। ठीक है, आर्गन का नाम याद रख लीजिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड तो मैं बता ही चुका हूं आपको, कितनी होगी 0.03% थी कार्बन डाइऑक्साइड, और आर्गन है 0.93%। अब टोटल मैंने आपको बता दी, नाइट्रोजन कितनी थी 78%, और ऑक्सीजन कितनी थी 21%। अगर इन चारों गैसेस को मैं टोटल करता हूं तो मेरा बन जाता है 99.96% ये गैसेस हैं। ठीक है ना, अब बचा कितना 100% में से 0.04%, तो ये इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, और अभी तक इंट्रेसीज हैं, आज तक इनका पता नहीं लगा पाए हम लोग कि कौन सी गैस कितनी मात्रा में है वायुमंडल में। बाकी मेनली जो गैसेस हैं वो यही चार गैसेस हैं, याद रखिएगा, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, फिर दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है वायुमंडल में, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर है आर्गन 0 नहीं, फिर तीसरे नंबर पे आर्गन है 0.93%, और फिर चौथे नंबर पे सबसे कम है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इसके अलावा और गैसेज हैं, वो इंट्रेसीज हैं, उनकी बहुत सारी गैसेज हैं इसमें, हीलियम वगैरह। ठीक है, हीलियम है, नियॉन है, ऐसी बहुत सारी गैसेज हैं और जो पाई जाती हैं हमारे वायुमंडल में, लेकिन इंट्रेसीज हैं, उनकी सही से अभी तक हमें मात्रा नहीं पता कितनी है, कौन सी गैस, क्योंकि पॉइंट्स में 0.000 समथिंग में गैसेज है, और बहुत सारी गैसेज जो इंट्रेसीज हैं आज तक। ठीक है, तो ये आज थोड़ा सा मैंने आपको पृथ्वी का ओरिजिन बताया। ठीक है, और कैसे हमारी गैसेस बनी, वायुमंडल बना। ठीक है, गैसों के समूह को ही हमने वायुमंडल कहा। तो कल अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एक टॉपिक पढ़ेंगे कल हम, वायुमंडल के ऊपर थे, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। आज हमने सारी की सारी क्या पढ़ ली, गैसेस पढ़ ली, और इन्हीं गैसेस के समूह को क्या कहते हैं हम, वायुमंडल। ठीक है ना, गैसों के समूह को ही वायु या वायुमंडल कहा जाता है। और कल हम वायुमंडल की परतें पढ़ेंगे कि कौन सी गैस कहां तक पाई जाती है। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चंस करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं, और मुझे अपना टाइम भी बताएं। ठीक है, अब क्योंकि मैं एक क्लास और शुरू करनी है आपकी। ठीक है, आपने मुझे 6:30 बजे का टाइम बताया स्टार्टिंग का, आप 6:30 बजे से कब तक बैठ सकते हैं? अब आज इस क्लास को 7:30 ही बज चुके हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, कितने बजे तक अटेंड कर सकते हैं, तो फिर मैं उस हिसाब से दोनों सब्जेक्ट का टाइम बना दूंगा। ठीक है ना, जितना भी आपके पास टाइम है, आप 8 बजे तक जब तक भी बैठ सकते हैं तो मुझे बता देंगे एक बार। ठीक है,
मुझे व्हाट्सएप कर देना अपना टाइम एक बार बता के, तो मैं दोनों सब्जेक्ट्स का आपका टाइम मैनेजमेंट कर दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि आपने कहा था सर 6 बजे के बाद ही हम अटेंड करेंगे, तो मुझे बता देना आपका, ठीक है ना। आफ्टर 6 PM और ऑनवर्ड 6 PM जो भी आपका टाइम रहेगा, 6:15 रखना है या 6:30 रखना है, और मैक्सिमम कितने बजे तक आप 8 बजे तक क्लास ये ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा, एक मैंने हिस्ट्री स्टार्ट करनी है आपकी, ठीक है, और ज्योग्राफी तो हमने स्टार्ट कर ही दी है आज से, ठीक है। 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे अब हम लोग कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। तो मेरे को बता देना आप आज कल में, ठीक है। तो मैं आपको बता देना 6:15 बजे स्टार्ट करनी है क्लास या फिर 6:30 बजे करनी है, ठीक है ना। जो भी दोनों में से टाइम होगा बता देना, ठीक है ना सर। 6:15 to 8, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर कल से स्टार्ट कर देते हैं आपकी क्लास, ठीक है। अगर 6:15 टू, ठीक है, 40-40 मिनट्स की दोनों क्लासेस रख देंगे, ठीक है ना। 40-40 मिनट्स की एक क्लास आपकी 6:20 से 7 बजे तक रख देंगे, ठीक है ना, 7 तक, और एक 7 बजे से लेकर के 7:40-45 तक, ठीक है। कल से 2 क्लासेस चलेंगी फिर आपकी, ठीक है भाई। कल से तैयार रहना, फिर कल से क्लास 6:20 पे स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। 6:20 से 7 और 7 बजे से लेकर के और 7:45 तक। बाकी कुछ होगा तो मेरे को व्हाट्सएप पे बता देना, ठीक है। बाकी कुछ भी होगा टाइमिंग तो मेरे को व्हाट्सएप पे बता देना। फिलहाल मैं ये टाइमिंग फाइनल कर रहा, जैसा कि अभी मैसेज आया नीतू शर्मा जी का, 6:15 से 8 बजे तक, ठीक है ना। इसी टाइम को मैं फाइनलाइज कर रहा हूँ, 6:22 आपका 7:45 PM, ठीक है ना। 6:22 7:45 PM, ठीक है। ये टाइम फाइनलाइज है कल से आपका, ठीक है। और आपको मैं बता चुका हूँ अब आपकी परमानेंटली क्लास वाइज ऐप पर चलेगी, ठीक है ना। मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा आपको। बस कल और चलेगी इस एप्लीकेशन पर क्लास, इस एप्लीकेशन पर सिर्फ टुमारो क्लास चलेगी, ठीक है। द डे आफ्टर टुमारो, ठीक है ना, वी विल बी ऑन वाइज ऐप, ठीक है। तो वाइज ऐप पर हम लोग क्लास लेंगे, और इसकी क्लासरूम आईडी मैं आपको शेयर कर दूंगा। और हमारी परमानेंट क्लास इसी ऐप पर चलेगी, वाइज ऐप पर, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद आप सभी। रिकॉर्डेड वीडियो आपको जो जो टॉपिक्स चाहिए होंगे मुझे बता देना, ठीक है। मैं चला दूंगा, वो टीचमेंट पे ही चलेगी रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है। तो रिकॉर्डेड सेशन आपने जो भी देखना होगा, बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्डिंग रहेगी, टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन रिकॉर्डेड टीचमेंट पे ही मिलेगी आपको, ठीक है ना। और इस वाली टीचमेंट पे नहीं मिलेगी, मैं आपको बता देता हूँ। चलो आपने पूछ ही लिया तो बड़ी अच्छी बात है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमारी क्लास जो चल रही है वो चल रही है आपकी टीचमेंट ट्यूशन ऐप पर, ठीक है। अभी हमारी जो क्लास चल रही है ये चल रही है टीचमेंट ट्यूशन ऐप पर, ठीक है। और अगर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए होंगी तो आप मुझे बता देना, मैं आपको, देखो वाइज ऐप पर सिर्फ लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है ना। वाइज ऐप पर होंगी आपकी लाइव क्लासेस। बाकी उन्हीं क्लासेस की अगर आपको रिकॉर्डेड चाहिए होंगी तो मुझे बता देना। ये रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेंगी टीचमेंट कनेक्टेड क्लासरूम के नाम से, ठीक है ना। टीचमेंट कनेक्टेड क्लासरूम को आप लोग क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे इस वाली ऐप को, ठीक है। इस वाली ऐप को आप डाउनलोड कर लेना, मैं आपको क्लासरूम आईडी दे दूंगा, यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लास आपकी मिल जाएगी, ठीक है। इस आईडी पर आपको, इस एप्लीकेशन पर सारी रिकॉर्डेड क्लासेस जो जो भी आपको चाहिए होंगी मुझे बता देना, ठीक है। वो सब्जेक्ट की मैं खोल दूंगा, जो जो टॉपिक आपने पढ़ना होगा आप एक्सेस कर लेना उसको, ठीक है। बाकी लाइव जुड़ेंगे सब वाइज ऐप पर, ठीक है ना। लाइव जुड़ेंगे सब वाइज ऐप पर। और कुछ अगर मैं डेटा करेक्ट कराऊंगा लाइव क्लास में, वैसे मैं अब ना, जब भी हमारी वाइज ऐप पर क्लास होगी ना, तो जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसकी साथ के साथ आपको पीडीएफ दे दूंगा ग्रुप में, साथ के साथ आपको 10-15-20 मिनट के अंदर अंदर आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा उस टॉपिक की, ठीक है। तो अगर आपका टॉपिक उस दिन लाइव क्लास अटेंड नहीं भी करी ना तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और जो भी मान लो रिकॉर्डेड क्लास अगर आप देख रहे हो तो उसमें कुछ और डेटा है ना, तो हो सकता है जैसे कि अब नए नए उपग्रह खोजे जा रहे हैं, हम ज्योग्राफी हम करते हैं, तो हो सकता है रिकॉर्डेड क्लास में मैंने कुछ और लिखवाया हो, तो कुछ चीजें हैं
जो मैं आपको बता भी दूंगा कि आपको ये चीजें अपग्रेड कर लेनी है, ठीक है ना। क्योंकि रिकॉर्डिंग हो सकता है जब हुई हो 1 महीना 2-3 महीना पहले, तो हो सकता है कुछ और उपग्रह हो किसी भी ग्रह के, और आज हो सकता है कुछ नए मिल गए हो तो नया डेटा आ गया हो, ठीक है। कुछ चीजें होंगी जो नहीं होंगी, मैं आपको बता दूंगा, जो भी नया होगा वो भी बता दूंगा। बाकी पीडीएफ मैं डेली आपको सेंड करूंगा, तो उस पीडीएफ को जरूर देखें, ठीक है। पीडीएफ अब डेली मिलेगी आपको हर टॉपिक की। वैसे तो अभी भी स्टडी मटेरियल वाला जो सेक्शन होता है टीचमेंट में भी, यहाँ पर हर जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ इस व्हाइट बोर्ड पर, इसकी एक पीडीएफ ऑलरेडी वहां पर सेव हो जाती है। आप लोग किसी भी टॉपिक की चाहें तो स्टडी मटेरियल में से जा करके, ठीक है, जिस भी क्लासरूम की चाहिए उस क्लासरूम को ओपन करके, वहां पे रिकॉर्डिंग वगैरह काफी सारे फीचर्स होते हैं। स्टडी मटेरियल भी एक फोल्डर होता है, तो आप स्टडी मटेरियल खोल के पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं बड़े इजीली वहां से, किसी भी क्लास की, ठीक है। लेकिन अब मैं डाउनलोड कर लूंगा, मेरे फोन में ही डाउनलोड हो जाएगी, तो मैं आपको डायरेक्टली ग्रुप में ही शेयर कर दूंगा, ठीक है। जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसी में डाल दिया करूंगा डेली बेसिस पर, ठीक है। और कोई क्वेरी है तो बताइए आप लोगों की इसके अलावा। चलिए ठीक है, फिर खत्म करते हैं आज का सेशन, ठीक है। कल मिलते हैं टीचमेंट ट्यूशन ऐप पर ही, ठीक है। फिर द डे आफ्टर टुमारो मिलेंगे वाइज ऐप पर, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद आप सभी।